मेरा नाम आकांक्षा है। मैं हैरान थी कि मेरे भैया, जो कि बहुत ज़्यादा कामचोर थे, आज वो सबसे ज़्यादा मेहनती बन गए थे और उनकी कमाई से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसा भी क्या ख़ास था मेरे भैया के अंदर जो और किसी के पास नहीं था? मेरे भैया कपड़े सिया करते थे। वो जेंट्स और लेडीज़ दोनों के ही कपड़े सिलते थे। हमारे मोहल्ले के भी सारे लोग अब मार्केट में जाकर मेरे भैया की दुकान पर उनको ही कपड़े सिलने के लिए देकर आते थे। जब मेरे पापा जिंदा थे, मोहल्ले के लोग तो उन्हें भी इतने कपड़े नहीं दिया करते थे जितने कि मेरे भैया को अब देने लगे थे। हालांकि मेरे पापा भैया से भी ज़्यादा अच्छे टेलर थे। भैया ने तो सिर्फ पापा से थोड़ा सा ही काम सीखा हुआ था। आखिर ऐसा क्या था जो सारे लोग मेरे भैया से ही कपड़े सिलवाने लगे थे और भैया के पास इतने ढेर सारे पैसे आने लगे थे? मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी। मैं इस बात का पता लगाने के लिए अपने भैया के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी कि आखिर जान सकूं कि आखिर मेरे भैया ऐसा क्या करते हैं। मैंने इस बात की तह तक पहुंचने के लिए एक दिन एक प्लान बनाया। जब बात खुलकर मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़ चुके थे और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मुझे अफसोस भी हुआ कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब मुसीबत मेरे सर पर भी नाच रही थी, और वो भी बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे भैया लोगों के कपड़े सिया करते थे और हमारे मोहल्ले के सारे लोगों के साथ उनकी अच्छी बातचीत हो गई थी। हमारे मोहल्ले के लोग मोहल्ले के ही दर्जियों को छोड़कर हमारे शहर में बने हुए मेन मार्केट के अंदर जाकर भैया से कपड़े सिलवाते थे। हालांकि जो हमारे मोहल्ले में टेलर थे वो भी अच्छे कपड़े सिया करते थे। ये तो हमारे लिए अच्छी बात होनी चाहिए थी कि मेरे भैया का इतना अच्छा काम चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसलिए मैं उनकी जासूसी करने लगी थी, क्योंकि कहते हैं ना, हर इंसान को सिर्फ आम से ही मतलब नहीं होता, गुठलियाँ गिनने का भी बड़ा ही शौक होता है। यही हाल मेरा भी था। हम 3 भाई बहन थे। मैं अपने दोनों भाइयों से सबसे छोटी थी। हमारे पिता नहीं थे। हमारे घर की सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े भैया के कंधों पर थी। लेकिन मेरे बड़े भैया तो जिस भी काम में हाथ डालते उन्हें हमेशा नुकसान ही हुआ था। न जाने उनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। मम्मी भी उनसे बहुत तंग आ चुकी थी, क्योंकि घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे थे। हमारे घर के हालात शुरू से ही ऐसे नहीं थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत मेहनती आदमी थे और बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना ये घर बनाया था। कभी हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी। उन्होंने हम तीनों को पढ़ाया लिखाया भी था, और बड़े भैया ने तो पढ़ने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन वो 8th क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़े थे। मैंने भी हाई स्कूल किया हुआ था और मेरे दूसरे भैया ने भी हाई स्कूल ही किया था। मेरे बड़े भैया का नाम राजीव और छोटे वाले भैया का नाम राहुल था। राजीव भैया जब भी कहीं जाते और किसी काम को करने की कोशिश करते तो उनसे मेहनत नहीं हो पाती थी। आज के ज़माने में हर काम ही मेहनत से होता है। बिना मेहनत से तो कोई भी पैसे नहीं दे सकता। लेकिन ये बात मेरे भैया की समझ नहीं आती थी। हम लोग उन्हें समझा समझा कर तंग आ चुके थे। राहुल भैया नौकरी करते थे। उन्हें तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, जिससे हमारे घर का गुजारा चल रहा था। जिंदगी बस ठीक ठाक ही गुजर रही थी, लेकिन जिंदगी में वो मज़ा नहीं था जो पापा के समय में आया करता था। पैसों की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी को फिक्र ये थी कि मेरे भैया सबसे बड़े हैं और मम्मी को उनकी शादी भी तो करनी थी। आज के ज़माने में तो लड़की वाले अपनी बेटी के लिए सिर्फ लड़का ही नहीं देखते, बल्कि लड़के की सैलरी, उसका घर बार, हर चीज़ पर ही ध्यान देते हैं। आखिर उन्हें अपनी बेटी सारी ज़िंदगी के लिए देनी होती है। सबसे ज़्यादा फिक्र तो हमें इस बात की सता रही थी कि आखिर भैया की शादी कैसे होगी, उन्हें रिश्ता कैसे मिलेगा। लेकिन शायद वो हमारी बात को समझ नहीं पा रहे थे। उनका बिहेवियर घर में अब दिन ब दिन चिड़चिड़ा सा होता चला जा रहा था। मम्मी हमेशा उन्हें यही ताना मारती थी कि तेरी शादी कैसे होगी, तुझे कोई अपनी बेटी कैसे दे देगा, तुझे मेहनत करनी होगी और अपने इस घर को संभालना होगा, तभी तो तेरी शादी हम भरोसे के साथ कर सकेंगे। हम किसी दूसरे की बेटी को अपने घर में लाकर उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहते। भैया माँ की बात सुनकर हमेशा उन पर गुस्सा किया करते थे। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके थे, क्योंकि उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। अगर कहीं नौकरी मिल भी जाती थी तो वहाँ पर मेहनत का काम उनसे नहीं हो पाता था। मेरे पापा टेलर थे। जब वो जिंदा थे तो उनकी एक दुकान थी जिस पर वो सिलाई का काम किया करते थे। वो दुकान उन्होंने मेन मार्केट के अंदर खोली हुई थी, जहाँ पर उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। वो लेडीज़ कपड़े सिया करते थे। पापा के पास भी बस सिर्फ मामूली से ही पैसे आते थे,
लेकिन भगवान का शुक्र था, उससे हमारा गुजारा आसानी से हो जाता था। पापा ने हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। वो दिन रात सिलाई किया करते थे। हमारे मोहल्ले के लोगों को पता था कि मेरे पापा एक अच्छे टेलर हैं, फिर भी वो लोग उनसे कपड़े नहीं सिलवाते थे। कोई एक दो ही पड़ोसी थे जो मेरे पापा को कपड़े दे दिया करते थे, लेकिन मेरे पापा की सबसे ज़्यादा कमाई मार्केट में ही होती थी, क्योंकि वहाँ पर लोग मार्केट के बहाने से कपड़े खरीदने के तुरंत बाद ही टेलर को सिलने के लिए दे दिया करते थे। पर जब से पापा की मौत हुई थी, हमारे घर के हालात बदल कर रह गए थे, क्योंकि मेरे पापा को टीबी जैसी बड़ी बीमारी थी। हमने उनका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे पापा बच नहीं सके, क्योंकि उनकी बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। उन्हें शुरू में ही इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, और यही लापरवाही बरतने की वजह से आज हमारे पापा हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। मेरे पापा की मौत पर लोग मेरी मम्मी को सहारा दे रहे थे कि भगवान ने आपको दो दो जवान बेटे दिए हैं, आपके घर के हालात ये दोनों मिलकर ही संभाल लेंगे, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे बड़े भैया तो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके हाथ में कोई हुनर था। छोटे भाई ने हाई स्कूल पास कर लिया था, इसलिए वो छोटी सी दुकान पर हिसाब किताब जोड़ने का काम कर लिया करते थे, जहाँ पर उन्हें महीने के 7,000 रुपये मिल जाया करते थे, जिससे हमारे घर का गुजारा चल रहा था। जो पैसे हमारे पास जुड़े हुए थे वो आखिरी टाइम पर पापा के इलाज में खर्च हो चुके थे। अब हमारे पास कुछ जुड़ा हुआ नहीं था। मम्मी भी बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। हम तीनों बहन भाइयों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हम तीनों ही एक दूसरे से सिर्फ 2-2 साल छोटे थे। सबसे ज़्यादा फिक्र मम्मी को मेरी हुआ करती थी, क्योंकि मैं जवान थी और खूबसूरत थी। अभी 17 साल की उम्र से ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन मेरी मम्मी अभी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं थे, और पहले तो मेरे बड़े भैया की ही शादी होनी थी। मोहल्ले के लोग ये बात जानते थे कि मेरे भैया का अभी कोई अपना काम नहीं है, इसलिए भैया का रिश्ता तो इतनी आसानी से नहीं लग सकता था। मम्मी बड़ी परेशान थी कि वो अपने बेटे को किस तरह से समझाएं, पर क्या किया जाए। किसी जवान लड़के पर माँ बाप अत्याचार तो नहीं कर सकते। छोटा बच्चा होता तो उसे समझा लिया जाता, प्यार से, डांट से या फिर मार से, लेकिन बड़े के साथ तो ऐसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। भैया खाली हाथ घूम रहे थे। घर के हालात ज़्यादा बिगड़ जाने की वजह से मम्मी ने फैसला किया कि वो लोगों के घरों में जाकर काम किया करेंगी, इसलिए उन्होंने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया था। राहुल भैया ने उनसे मना भी किया था, लेकिन खाली राहुल भैया के पैसों से ही घर नहीं चल पा रहा था, और राजीव भैया को तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनकी माँ लोगों के घरों का काम करने जाने लगी है। मम्मी चली जाती थी, इधर मैं घर के सारे काम संभाल लिया करती थी। हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। फिर एक दिन भैया ने मम्मी को बताया कि वो पापा की वही पुरानी वाली दुकान जो कि मेन मार्केट में थी, उसे दोबारा से किराए पर लेना चाहते हैं। मम्मी ने कहा कि तुम उस दुकान का क्या करोगे, तुम अब हमें और ज़्यादा परेशानी में मत डालो, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। भैया ने उनसे कहा बस उन्हें थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि वो दुकान मालिक को एडवांस देना चाहते हैं। मम्मी उनको पैसे देने पर तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि भैया हर बार ही उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते थे, और उनकी वजह से हमारे घर के हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो गए थे वो इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मगर मम्मी बार बार उनको समझा रही थी। भैया ने तो ज़िद बांध ली थी कि उन्हें थोड़े से पैसे चाहिए ताकि वो दुकान मालिक को एडवांस दे सकें। मम्मी ने कहा था कि आखिर तुम उस दुकान में क्या करोगे। भैया ने कहा कि मैं अपने पापा के काम को ही दोबारा से चलाना चाहता हूँ। हम सब लोगों को उनकी इस बात से बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर उन्हें कब से मेहनत करने का शौक़ जाग उठा था। भैया ने मम्मी को बहुत यकीन दिलाया था कि वो इस बार उन्हें नाउम्मीद नहीं करेंगे। वो मेहनत से कपड़े सिलाई किया करेंगे और पैसे उनके हाथ में लाकर रख दिया करेंगे। मम्मी ने जैसे तैसे बंदोबस्त करके भैया को एडवांस के पैसे दे दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी का दिल कंफ्यूज भी हो रहा था कि कहीं उनके ये पैसे ख़राब ना हो जाएं। फाइनली भैया ने पापा वाली पुरानी दुकान को दोबारा से किराए पर ले लिया था, और उस दुकान में उन्होंने दोबारा से टेलर का काम करना शुरू कर दिया। भैया को दुकान खोले हुए 1 हफ्ता हो गया था। अभी तक तो वो घर पर कुछ भी पैसे नहीं लाए थे। मम्मी को उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था कि उन्होंने उनके जुड़े हुए पैसों को इस तरह से बर्बाद कर दिया।
भैया सुबह को दुकान के लिए निकलते थे और रात को ही मार्केट से घर वापस आते थे, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ता ही गुजरा था। उसके बाद तो हमारे घर में वारे के नियारे होने लगे थे। भैया जब रात को दुकान बंद करके घर वापस आते तो बहुत सारे फल लेकर आते थे और उनके पास बहुत सारे पैसे भी होते थे। ये सब हमें बड़ा हैरान कर देने वाला था। मम्मी ने भैया से पूछा कि आखिर ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो भैया कहते कि दुकान खोली है, सिलाई करता हूँ, ये सब उसी की ही तो कमाई है। लेकिन हम लोगों को भैया की बात पर यकीन नहीं आता था। मैं मम्मी को यही समझाया करती थी कि अब आपको भैया से क्या प्रॉब्लम है, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। भैया अब मेहनत से पैसे कमाने लगे हैं, अब धीरे धीरे हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन गड़बड़ तो मुझे भी लग रही थी। भैया हम सबको थोड़े थोड़े खर्चे के पैसे दिया करते थे। हम सब लोग ही बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारे घर में भरपूर राशन भरने लगा था। अब किसी चीज़ की कमी नहीं बची थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे, बल्कि बहुत अच्छे गुजर रहे थे। भैया को इस तरह से मेहनत करते हुए देखकर हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरी मम्मी अभी भी खुश नहीं थी। उनको लग रहा था कि भैया सिलाई की आड़ में कुछ गलत काम कर रहे हैं। मेरे भैया कितने ही आलसी क्यों न थे, लेकिन वो गलत नहीं हो सकते थे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा था। मेरे भैया बेईमान नहीं थे और ना ही वो चोर थे। भैया घर में खाने पीने की इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर आते थे कि मैं भैया से कहती थी, भैया आजकल आपका काम कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल रहा है। भैया मेरी इस बात पर खूब खुश हो जाते थे और कहते थे कि हाँ, मैं लोगों के कपड़े सिलता हूँ तो उन्हें मेरे हाथ के सिले हुए कपड़े बहुत पसंद आते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर लेडीज़ के कपड़े सिलता हूँ, क्योंकि लेडीज़ के कपड़ों में ज़्यादा डिज़ाइनिंग का काम होता है। इस वजह से मुझे उनके कपड़ों के पैसे भी ज़्यादा मिल जाते हैं। जेंट्स के कपड़े तो नॉर्मल और सिंपल तरीके से सिलते हैं, उनसे भी बस मामूली से पैसे आ जाते हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। हम दोनों भाई बहन अभी बातचीत ही कर रहे थे कि हम दोनों के बीच मम्मी आ गई और कहने लगी, तुम यही काम कर रहे हो ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। भैया ने कहा, मैं क्या गलत काम करूँगा मम्मी, आपको क्या अभी भी मुझ पर शक हो रहा है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मार्केट में आकर मेरी दुकान पर कस्टमर को बैठे हुए देख लेना और देखना कि मेरे पास कितने बहुत सारे कपड़े सिलने के लिए आए हुए हैं। मम्मी भैया की बात सुनकर खामोश हो जाती थीं। मोहल्ले के भी काफ़ी सारे लोग मेरे भैया की दुकान पर कपड़े सिलवाने के लिए जाते थे। जो लोग पहले मोहल्ले के टेलर को कपड़े दिया करते थे, अब वो मेरे भैया के पास जाने लगे थे। मम्मी को लगता था कि भैया कोई गलत काम करते हैं। इतना ज़्यादा पैसा आना, वो भी किसी ऐसे इंसान के पास जिसने कभी मेहनत ना करी हो, और अब वो सिर्फ सिलाई के काम से ही इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा था, तो अजीब तो लगता ही। लेकिन मेरे भैया का कहना था कि मैं ईमानदारी से पैसे कमा रहा हूँ। और फिर कुछ लोग मेरे पापा की वजह से भी मेरे भैया को कपड़े सिलाई के लिए दे दिया करते थे, क्योंकि मेरे पापा भी उसी दुकान में बैठकर सिलाई करते थे और वो काफ़ी पुराने टेलर थे। भगवान की करनी अच्छी थी कि जो दुकान मेरे पापा के मरने के बाद दुकान मालिक ने खाली करवा ली थी, वो अभी तक किसी और को किराए पर नहीं दी थी। ये दुकान शायद मेरे भैया के काम के लिए ही उनके भाग्य में लिखी हुई थी, जो उनको वक्त पर मिल भी गई थी। एक दिन मुझे अपने भैया की दुकान देखने की ख्वाहिश जागने लगी थी, इसलिए मैं अपनी मम्मी को बताकर अपनी एक फ्रेंड के साथ राजीव भैया की दुकान पर चली गई थी। उनकी दुकान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी जगह पर थी। उन्होंने कई मशीनें भी लगा रखी थीं और वो वहीं पर बैठकर औरतों और मर्दों के कपड़े सिला करते थे। लोग मेरे भैया से बहुत इज्जत से पेश आ रहे थे और उनके सर पर हाथ रख रहे थे। मुझे ये सब देखकर बड़ी खुशी हुई थी और हैरानी भी हुई थी। खुशी इस बात की हुई थी कि लोग मेरे भैया की इज्जत कर रहे थे, लेकिन हैरानी इस बात की हुई थी कि वही लोग जो पहले मेरे भैया को कामचोर कहा करते थे और उन्हें किसी तरह कभी कोई काम देने के लिए राज़ी नहीं थे, वही लोग अब मेरे भैया की इतनी इज्जत कर रहे थे और तो और उनकी दुकान पर अपने घर वालों के भी कपड़े सिलने के लिए लेकर आ रहे थे। हमारे मोहल्ले के लोग भी भैया की तारीफ करते थे कि इनका बड़ा बेटा राजीव कितना मेहनती है, जो अपने घर को चला रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। अपने पिता की ही दुकान को उसने कितने अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, घर के हालातों को भी ठीक कर दिया। एक दिन तो हमारे घर पर एक रिपोर्टर आए थे, जिन्होंने मेरे भैया का इंटरव्यू लेना था। उन्होंने कहा था कि हम आपका इंटरव्यू अपने चैनल पर चलाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे भैया की बुटीक का नाम दूर दूर तक फेमस हो रहा था। लेकिन भैया ने अपना इंटरव्यू देने से साफ इनकार कर दिया। फिर ज़्यादा जिद करने पर उन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया था।
मेरे भैया के ऊपर छोटी सी रिपोर्ट बन गई थी जो एक लोकल चैनल पर ही चली थी, लेकिन मोहल्ले वाले तो सब मेरे भैया की खूब तारीफ कर रहे थे और मेरे भैया हमारे मोहल्ले में खूब फेमस हो गए थे। इस तरह उनका काम भी बढ़ गया था और सब उनकी मेहनत को सराह भी रहे थे, उनको बहुत ही अच्छा समझ रहे थे। लेकिन इस बात पर मेरे छोटे भैया राहुल को भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनको ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले तो हमारा घर राहुल भैया की कमाई से ही चल रहा था। राजीव भैया ने तो अभी पिछले 1 महीने से ही अपनी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था और 1 महीने के अंदर ही उन्होंने हमारे घर में 4 चांद लगा दिए थे। अब तो मेरे राजीव भैया के लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए थे, लेकिन अब हमारे घर के हालात बेहतर होने की वजह से मम्मी मामूली से परिवार की लड़की नहीं लाना चाहती थी। वो भैया के लिए अमीर परिवार की लड़की और खूबसूरत लड़की की तलाश कर रही थी। मम्मी का कहना था कि अब हम लोग राजीव की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। वैसे तो मैं भी यही चाहती थी कि मेरे भैया की शादी खूब धूमधाम से हो और मेरी भाभी खुश रहें, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना था कि मेरे इतने मेहनती बेटे का रिश्ता अब आसानी से आ जाएगा। लोगों से अपने बेटे की तारीफ सुनकर और अपने बेटे की इतनी कामयाबी देखकर मेरी मम्मी का गुस्सा सारा ख़त्म हो गया था। वो भैया से बहुत प्यार करने लगी थी और उनको उन पर पूरी तरह से यकीन हो गया था। मेरी मम्मी ने कहा था कि वो भैया की शादी होते ही फ़ौरन मेरी शादी भी कर देंगी और राहुल भैया की शादी सबसे आखिर में करेंगी, क्योंकि वो राहुल भैया से भी कहती थी कि तुम अपने राजीव भैया की तरह कोई ऐसा काम सेट कर लो जिससे तुम्हारा नाम हो और पैसा भी खूब कमा सको। मेरे राजीव भैया के लिए कई रिश्ते चल रहे थे। लोग अपनी बेटी की शादी मेरे भैया से करवाने के लिए तरस रहे थे। फाइनली मेरी मम्मी को राजीव भैया के लिए एक लड़की पसंद भी आ गई थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी और अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। अब हम लोग भी अमीरों के जैसे कपड़े पहनते थे, अच्छा खाते पीते थे। एक दिन तो भैया हम लोगों को एक बड़े से होटल में खाना खिलाने के लिए ले गए थे। जब मेरे भैया को लड़की वाले देखने आए थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नाश्ता लाकर रखा था। लड़की वाले मेरे भैया की बहुत तारीफ कर रहे थे। मेरे भैया का रिश्ता फाइनल हो गया था और 4 महीने बाद की ही शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। मैं तो अपने भैया की शादी के लिए खूब धूमधाम से तैयारी कर रही थी। मैं अपने भैया से अब जिस चीज़ की जिद करती वो मुझे उस चीज़ को लाकर दे दिया करते थे। अब ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं। सच में पैसा हमारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। पैसे से ही ज़िंदगी हसीन है। ऐसा लगता है जैसे पैसे न हो तो ज़िंदगी बेरौनक है। लोग सच कहते हैं कि पैसे में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। एक पैसा ही ऐसी चीज़ है जिसके पास होता है उसके पास सब कुछ होता है, यहाँ तक कि उसके पास तो रिश्ते भी होते हैं। हर तरह का रिश्ता जो पैसे वाले इंसान के पास होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं होता। आज के ज़माने में जिसके पास पैसा नहीं होता लोग उसको कुछ भी वैल्यू नहीं देते। रात के 2 बज रहे थे। एक दिन अचानक मुझे प्यास लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर आ गई थी पानी लेने के लिए। लेकिन तभी अचानक मैंने अपने भैया को देखा। वो कुछ हिसाब किताब लेकर बैठे हुए थे। वो शायद अपनी दुकान का बिल बना रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मैं जाग रही हूँ तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुला लिया था। उन्होंने मुझसे अपने पूरे महीने का हिसाब जुड़वाया था। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि मेरे भैया ने सिर्फ लोगों के कपड़े सिलने में ही पूरे 50,000 रुपये महीने का हिसाब निकाल लिया था, जबकि मेरे पापा जब कपड़े सिला करते थे तो वो सिर्फ महीने में 10 या 12,000 रुपये का ही हिसाब निकाल पाते थे। भैया ने तो कुछ ज़्यादा ही तरक्की कर ली थी। मुझे इस तरह से हैरानी में देखकर भैया ने कहा कि तुम हिसाब पर ध्यान लगाओ, ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भैया की बात पर फ़ौरन ही हिसाब जोड़ने में दोबारा से लग गई थी कि कहीं मुझसे गलत हिसाब तो नहीं जुड़ गया। लेकिन मुझसे कोई गलत हिसाब नहीं जुड़ा था। मेरा हिसाब बिल्कुल सही था। भैया ने इस महीने में 50,000 रुपये ही कमाए थे। अब तो हर महीने भैया का हिसाब इतना ही निकलने लगा था। भैया ने अपनी पत्नी के लिए खूब सारे गहने भी बनवाए थे और अपने गहनों के साथ साथ मेरी शादी का बंदोबस्त भी कर लिया था। मेरे लिए भी गहने खरीद लिए थे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। मैं कंफ्यूज थी कि लोग मेरे भैया से कितने कपड़े सिलवाते हैं जो उनके पास इतने ज़्यादा नोट छप रहे थे। एक दिन मेरी फ्रेंड हमारे घर पर आई थी। वो कभी कभी मुझसे बातचीत करने के लिए हमारे घर पर आ जाती थी। जब मैंने उस पर गौर किया तो उसके कपड़ों पर मेरे भैया की बुटीक का लेबल लगा हुआ था। जब कोई टेलर कपड़े सिलता है
तो कपड़ों की बैक साइड पर अपने बुटीक का लेबल लगा देता है ताकि उसके बुटीक का ऐड हो सके। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, क्या तुमने कपड़े मेरे भैया से सिलवाए हैं? उसने कहा, हाँ देखो तो कितने अच्छे कपड़े सिलते हैं तुम्हारे भैया, तभी तो उन्होंने मुझसे एक सूट के 10,000 रुपये लिए हैं। मेरी फ्रेंड की बात सुनकर मैं और मेरी मम्मी हैरान रह गए थे, क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मी हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाई थी और वो भी हमारी बात सुन रही थी। हमने कहा कि 10,000 रुपये सिलाई के दिए हैं। वो कहने लगी, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भैया 10,000 रुपये एक सूट की सिलाई के लेते हैं? मैंने तो उससे इनकार करते हुए सिर हिला दिया था। हालांकि मेरी मम्मी अभी तक चौंक ही रही थी। मेरी फ्रेंड के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसके मुंह से निकल गया हो और वो कुछ बताना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि हाँ, 10,000 रुपये ही दिए हैं। आजकल 10,000 रुपये में आता ही क्या है? मैंने अपने दिल में सोचा कि ये पागल तो नहीं हो गई, कह रही है कि 10,000 रुपये में क्या आता है, जबकि 10,000 रुपये में तो हम जैसे गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। मैंने दिल में सोचा, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से रकम की अहमियत भी तो बढ़ती जा रही है और ये पागल लड़की 10,000 रुपये में कपड़े सिलवा कर आई है। भले से ही वो मेरे भैया से कपड़े सिलवा रही थी, लेकिन भैया अभी कुछ ज़्यादा ही पैसे नहीं ले रहे थे। भैया को अपने कस्टमर से इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए। हालांकि अब वो ज़्यादा अच्छी सिलाई करने लगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों का फ़ायदा उठाएं। मुझे और मेरी मम्मी को ये बात कुछ अजीब लगी थी। उसने कहा था कि छोड़ो ना आकांक्षा, तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? तुम्हारे भैया सच में बहुत अच्छे टेलर हैं। मुझे उनके हाथ के कपड़े बहुत पसंद आए। यहाँ तक कि मेरे घर पर बाकी लोगों को भी उनके हाथ के कपड़े बहुत पसंद आए। मेरी मम्मी ने तो खुशी खुशी तुम्हारे भैया को कपड़ों की सिलाई के पैसे दे दिए थे। मेरी मम्मी ने उससे कहा था कि क्या बाकी के लोग भी उसे इसी तरह से खुश होकर पैसे देकर जाते हैं, तो वो इस बात पर खामोश हो गई थी और उसने कहा कि शायद मुझे पक्का पता नहीं। दरअसल मेरी फ्रेंड हमारे घर पर पूजा का प्रसाद लेकर आई थी, क्योंकि एक हफ्ते बाद उसकी एंगेजमेंट थी। मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा सांवली थी, उसका रिश्ता नहीं लग पा रहा था, लेकिन अब अचानक उसका रिश्ता लग गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इसी खुशी की वजह से उसकी मम्मी ने पूजा रखी थी, जिसका प्रसाद वो हमें देने के लिए आई थी। उसके जाने के बाद मम्मी ने मुझसे कहा कि राजीव ऐसा भी क्या करता है कि लोग उसे खुश होकर 10,000 रुपये देकर जा रहे हैं। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपनी मर्जी से ही तो दे रहे हैं। भैया तो खुद किसी से ज़बरदस्ती पैसे नहीं लेते। मैंने मम्मी के दिल से शक ख़त्म करने की कोशिश की थी। हालांकि मेरा दिमाग भी अब शक में पड़ा हुआ था। ये मैटर तो बहुत ज़्यादा उलझ गया था। इधर मेरे भैया की शादी में 2 हफ्ते रह गए थे। मेरे भैया पूरे मोहल्ले में फेमस हो गए थे। सब उनको इज्जत की नज़र से देखते थे और कहते थे कि ये जा रहा है शुक्ला जी का बेटा, जिसने उनकी ही दुकान पर बुटीक खोलकर शुक्ला जी का नाम रोशन कर दिया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। फाइनली भैया की शादी का दिन भी आ गया था। भैया ने अपनी शादी पर अपनी पत्नी को अलग से सोने के कंगन दिए थे। वो इतने ज़्यादा मोटे कंगन थे कि मम्मी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को इतना भी ज़्यादा जेवर चढ़ा सकते हैं। शादी खूब धूमधाम से हुई थी। हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। भाभी घर पर आ गई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरे भैया खूब सारा पैसा कमा रहे थे। अब तो जिस दुकान पर वो किराए पर काम कर रहे थे, उन्होंने उस दुकान को दुकान के मालिक से ख़रीद लिया था और दुकान के अंदर एसी लगवा लिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और उनसे गर्मी में काम नहीं होता था। हमारे घर में तो उन्होंने शुरू में ही एसी लगवा दिया था। एक और लड़की ने मुझे बताया था कि उसने भी अपने लिए मेरे भैया से कपड़े सिलवाए थे और उसने मेरे भैया को 10,000 रुपये दिए थे। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही उसका भी रिश्ता लग गया था। ये बात बड़ी अजीब थी। मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। 10,000 रुपये सिलाई भला कौन देता है? अच्छे से अच्छा टेलर भी 2 या 3,000 ही लिया करता है, वो भी जो हाई क्लास फैमिली के कपड़े सिलता हो। इधर मेरे भैया तो सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के ही कपड़े सिला करते थे और यही मिडिल क्लास लोग मेरे भैया को 10,000 रुपये देकर जा रहे थे। ये तो बिल्कुल एक मजाक था। और अजीब बात ये थी कि औरतें खुशी खुशी उनको इतनी ज़्यादा पैसे दे जाती थीं, जबकि औरतें तो बहुत ज़्यादा मोल भाव करने वाली होती हैं। भैया की शादी को 2 दिन गुजर गए थे। भाभी 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई हुई थी। भैया उधर अपने काम में ही बिजी थे, क्योंकि दिवाली का सीज़न आ रहा था और दिवाली के टाइम पर तो लोग सबसे ज़्यादा कपड़े बनाते हैं।
मेरे भैया दिन रात सिलाई कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अब की बार तो अपने पास एक लड़का भी रख लिया था मदद करने के लिए, क्योंकि उन्हें अकेले काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे घर पर दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए मेरे चाचा की बेटी आई हुई थी। मेरे चाचा की बेटी बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी। मैंने सोचा कि मैं इसे एडवाइस देती हूँ कि ये अपनी दिवाली के कपड़े मेरे भैया से सिलवा ले, लेकिन मैंने उसको बता दिया था कि मेरे भैया बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। उसने मुझे कहा कि पागल हो गई हो क्या, 10,000 रुपये कपड़े की सिलाई कौन देता है? मैं तो तुम्हारे भैया को सिर्फ 700 रुपये ही देकर आऊँगी। मैंने कहा ठीक है, तुम उनसे 700 रुपये में कपड़े तय कर लेना, तभी मैं तुम्हें मानूंगी। वो भैया की दुकान पर उनको अपने कपड़े देने के लिए चली गई थी, लेकिन जब 4 दिन बाद वो अपने कपड़े लेकर वापस आई तो उसका मुंह लटका हुआ था। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तुम भैया को कितने पैसे देकर आई हो? वो कहने लगी कि 10,000 रुपये में। उसे देखकर मैं हंसने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम तो भैया को 700 रुपये देने वाली थी, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था तुमने मुझसे, लेकिन क्या हुआ, तुम तो 10,000 रुपये ही देकर आ गई। तुम्हारी बात में तो बिल्कुल भी दम नहीं निकला। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मुझे राजीव भैया के हाथ के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। मैंने मम्मी से कॉल पर बात करके उन्हें सब कुछ बता दिया था, तो मम्मी ने राजीव भैया को 10,000 रुपये पेटीएम कर दिए। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। अब तो मुझे पक्का शक हो गया था भैया पर। हालांकि उसके कपड़े तो सिर्फ नॉर्मल से ही सिले हुए थे, उसमें तो कोई डिज़ाइन भी नहीं था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं खुद ही भैया की दुकान पर जाकर देखूंगी कि वो आखिर कस्टमर से इतने सारे पैसे क्यों ले रहे हैं। मैंने एक दिन अपनी मम्मी की साड़ी पहन ली और मैं अपने चेहरे को पल्लू से ढककर भैया की दुकान पर चली गई, ताकि भैया मुझे पहचान न सकें। वहां जाकर मैंने उन्हें कहा कि मुझे कपड़े सिलवाने हैं, तो उन्होंने अपने साथ वाले लड़के को इशारा किया। उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। खामोशी से चलती रही, लेकिन ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि दुकान के अंदर तो एक छोटी सी दुकान और बनी हुई थी, जहाँ पर कंप्यूटर रखा हुआ था। मैं वहाँ पर बैठ गई थी और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि भैया के साथ जो लड़का था वो मुझे कुछ लड़कों की फ़ोटोज़ दिखा रहा था। उसने कहा, आप बताइए आपको किसके लिए रिश्ता देखना है? उसकी ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। यहाँ पर लोगों के कपड़े सिल रहे थे या फिर रिश्ते तय हो रहे थे, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद भैया भी वहाँ पर आ गए और अपने साथ वाले लड़के से कहने लगे, क्या हुआ, बहन जी को कौन सा रिश्ता पसंद आया है? मैंने इशारे से कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो पर उंगली रख दी, तो मेरे भैया ने मुझे पर्ची पर एक नंबर लिख कर दे दिया और कहा कि 10,000 रुपये हो गए। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे इस रात से पर्दा भी हटाना था, और ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो सकता था जब मुझे भैया इसके बारे में बताते। मैंने अपने चेहरे से पल्लू हटा दिया था। भैया ने जब मुझे देखा तो उनके होश उड़ गए थे और उनके चेहरे का रंग फक पड़ गया था। भैया ने चौंकते हुए कहा, आकांक्षा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यहाँ कपड़ों की सिलाई की आड़ में ये क्या काम हो रहा है? मेरे भैया शर्मिंदा हो गए थे और उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली थीं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं समझ गया था कि तुम भेष बदल कर मेरी दुकान पर आई हो। मैं तुम्हारी आवाज़ से ही पहचान गया था, वरना हम हर कस्टमर को अपने ऑफिस में नहीं लेकर आते। यह हमारा खुफिया ऑफिस है। मुझे पता है कि तुम काफ़ी दिनों से मुझ पर शक कर रही हो, क्योंकि मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन मैंने तुमसे अपनी दुकान का हिसाब किताब करवाया था। तुम जिस हैरानी से पैसों को देख रही थी, मैं समझ गया था कि तुम्हारे दिल में शक पड़ गया है और तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। तुम सुकून से नहीं बैठोगी, एक न एक दिन मेरी सच्चाई जानकर ही रहोगी। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। भैया की बातें सुनकर मैं उन पर हंसने लगी थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आपकी ऐसी कौन सी सच्चाई है? उन्होंने कहा, बहन मैं कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा। घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने यह आसान तरीका निकाल लिया था। मैं किसी भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाता, बल्कि उन लड़कियों के रिश्ते लगवाता हूँ जो सांवली हैं, अपाहिज हैं, या फिर जिनके अंदर कोई कमी है, या फिर वो जो तलाकशुदा हैं या विधवा हैं। मैंने अपनी दुकान के अंदर ही एक खुफिया दुकान बनाई हुई है और यहाँ कंप्यूटर रखने के बाद उस पर मैंने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनाई,
ताकि ऐसी लड़कियों के रिश्ते लग सकें जिनके रिश्ते तय नहीं हो रहे थे, जो समाज से छुपकर रह रही है। उन लड़कियों से उनकी कमी की वजह से कोई शादी नहीं करता। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं तो कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। मैंने उन्हीं लोगों को एक साथ मिलवा दिया। मेरी वजह से काफ़ी सारे लोगों की शादियां भी हो चुकी है। मैं लड़कियों के माता पिता को लड़के सिलेक्ट करवा देता हूँ और उन्हें जो भी रिश्ता पसंद आता है उसका नंबर पर्ची पर लिखकर दे देता हूँ। फिर वो लोग आपस में कांटेक्ट कर लेते हैं और रिश्ता पसंद आता है तो कर लेते हैं, नहीं पसंद आता तो दोबारा से मेरे पास आ जाते हैं। कपड़े सिलने में भी मुझे कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आने लगे और लोग मेरी इज्जत करने लगे। अपने भैया की पूरी बात सुनने के बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई थी और शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि मैंने अपने भैया पर शक किया था। मुझे अपने भैया के इस काम से बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ था। मेरे भैया तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मुझे खुशी हुई थी कि मेरे भैया किसी गलत तरीके से पैसे नहीं कमा रहे, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ईमानदारी से पैसा कमा रहे थे। मैं भैया के इस काम से बहुत खुश थी, इसलिए मैंने उनका साथ देने का फैसला कर लिया था। मैंने भैया के साथ मिलकर उनके इस काम को बढ़ा दिया था और बुटीक ख़त्म कर दिया था, क्योंकि बुटीक से ज़्यादा पैसे इस काम में आ रहे थे और ना जाने कितनी ऐसी लड़कियों के घर बस गए थे जो बेचारी अभी तक कुंवारी बैठी हुई थी। भैया को इस काम से छुपाने के लिए सिलाई की बुटीक का बहाना करना पड़ता था, लेकिन अब हम लोगों ने अपने बुटीक को बंद करके मैट्रिमोनियल शॉप कर लिया। मेरे भैया सिर्फ उन्हीं लोगों के रिश्ते करवाते हैं जिन लड़के या लड़कियों में कोई कमी होती है, उनके नहीं जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को तो रिश्ते घर बैठे और आसानी से मिल जाते हैं। ये सब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं। मेरे भैया का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी माँ को जब भैया के इस काम के बारे में पता चला तो वो भी बहुत खुश हुई थी और अपने बेटे पर गर्व महसूस करने लगी थी। हमारी पूरी फैमिली बहुत खुशी खुशी रह रही है और भैया की वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत बरकरार है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।